14 साल की उम्र क्या हुई, मानो उससे उम्र कैद हो गई। अचानक उसे माँ बाप के व्यवहार में बड़ी तब्दीली दिखी। इतनी रोक टोक, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे मत बोलो, उससे मत बोलो, धीरे बोलो, हंसो मत, लड़की हो। उसे लगने लगा मैं बड़ी क्यों हो रही हूँ। हाँ, कल ही की तो बात है, मैं स्वच्छंद थी, गली मोहल्लों में बच्चों के साथ दौड़ती थी, तो आज अचानक मैं कैदी क्यों बन गई। उसे इस व्यवहार से घुटन सी होने लगी। हफ्ते में एक दिन पिता का लेक्चर होता, जो लंबे दिशा निर्देशों से भरा होता। कैसे घर से बाहर निकलना है, किसी लड़के से बात नहीं करनी है, अगर मेरे कानों में भी पड़ी तो ध्यान रखना। हंसती खेलती जिंदगी में दहशतगर्दी फैलाती। वो तो चंचल हवा सी बहना चाहती थी, चमन में खुशबू सी बिखरना चाहती थी, उन्मुक्त पंछी की तरह अनंत आकाश में उड़ना चाहती थी। मगर वो किसी कमरे में कैद हवा सी हो गई, जैसे उपंती नदी के जल प्रवाह को बांध बनाकर रोक दिया गया हो। लगता था बांध खुलते ही नदी का जल जलजला बन जाएगा। 9वीं कक्षा में सिलेबस के साथ साथ होमवर्क भी बहुत बढ़ गया। उसका लंबा समय स्कूल में या होमवर्क करने में बीतता, बचा समय माँ बाप के लेक्चर सुनने में। उन्होंने एक चंचल मासूम बच्ची की इच्छाओं का ऐसा दमन किया कि शायद वो खुद भी इस बात को कभी नहीं समझ पाए। इसी उम्र में मधुर के एक नए व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं अंतर्मुखी। उसके दिमाग में एक डर बैठा दिया गया, तुम थोड़ी भी जीवन में चूक करोगी तो ये समाज तुम्हें गलत कहेगा। मासूम दिमाग में आप जिस तरह की बात डाल दें, वो जीवन भर के लिए पत्थर की लकीर बन जाते हैं। आखिर माँ बाप हैं, बड़े हैं, अनुभवी हैं, शायद सही ही कहते होंगे, बच्चे मान लेते हैं। धीरे धीरे उसने अपना स्वाभाविक व्यक्तित्व खो दिया, और जो व्यक्तित्व उभर कर सामने आया वो था उसकी संस्कारों और परवरिश की देन। बचपन से वो क्रिएटिव माइंड की थी, मगर पढ़ाई के अलावा कुछ करना भी उसके पिता के शान के खिलाफ लगता था। उसे कम उम्र से ही लिखने की आदत बन गई, कविता, कहानी। मगर उसकी इस हॉबी को उसके पिता ने बुरी तरह से डिस्करेज कर दिया। लेकिन उसका लिखना तब भी जारी ही था, मगर ये शौक किसी के सामने कभी उजागर ना हुआ, क्योंकि उसके अकेलेपन के साथ ही उसकी कलम थी। वो अपने लिए लिखती थी। जिस तरह का व्यवहार घटनाएं उसके आसपास होती, वो सब अपनी डायरी में लिख दिया करती थी। सही है, अपने बच्चों पर निगरानी रखना, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान कराना, मगर उनको डरा धमका कर समाज से अलग कर देना कहाँ तक सही है। इसी बंदिश में 12वीं पास हो गई। कॉलेज का सफर शुरू हुआ। कॉलेज की लाइफ स्कूल से बिल्कुल अलग होती है। इस वजह से पिता की स्ट्रिक्टनेस और बढ़ी। कॉलेज में उसने कभी किसी लड़के को बोलने का मौका ही न दिया। कोई बात भी करता तो वो पहले उसे भाई बुलाने की शर्त रखती। ऐसी क्लास का हर दूसरा लड़का उसका भाई हो गया। कई सीनियर लड़के भी बात करने की कोशिश करते, उसका भाई का टैग उन पर भी लग जाता। इसी तरह एक सीनियर उसका भाई बना, और उसने उसको सच में भाई इसलिए माना क्योंकि उस लड़के की शक्ल उसके भाई से काफ़ी हद तक मिलती थी। उस लड़के ने भी उसे बहन ही माना। वो थे उसके माधव भैया। क्योंकि सीनियर था तो पास आउट होकर कुछ टाइम बाद कॉलेज से निकल गया, लेकिन मधुर माधव भैया को राखी जरूर भेजती थी। लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन मधुर के पिताजी उसको साथ लेकर मार्केट गए थे। चौराहे पर अचानक सामने की गली से माधव भैया आकर टकराए। मधुर सरप्राइजिंगली बोली, माधव भैया आप? माधव मुस्कुराया। पिताजी दोनों को घूर रहे थे। मधुर ने थोड़ा सहज होकर पिताजी से कहा, ये माधव भैया हैं, मेरे सीनियर। माधव भैया ने पिताजी को नमस्ते कहा। पिताजी मधुर को घूरे और बोले, तू चुप कर, मैं पूछ लूंगा कौन है। उन्होंने माधव से पूछा, क्या पढ़ाई की है तुमने? माधव, जी अंकल, मैंने M.Com किया है। पिताजी, M.Com यानी कि कॉमर्स? आईब्रोज का कर। जी। पिताजी, इसकी BSc मतलब साइंस, तुम्हारा M.Com मतलब कॉमर्स।
इन दोनों का बीच का कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आया। मधुर ने पिताजी को रोकने की कोशिश की, मगर पिताजी बोलते ही रहे। तुम एमएससी वाले होते तो एक बार को मैं समझ सकता था, एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो पहचान बन सकती है, मगर ये तो हद हो गई। पिताजी ने न जाने क्या क्या बोल दिया। मधुर का सिर शर्म से नीचा हो गया। माधव भैया बुरी तरह से खिसिया गए। वो कुछ बोल न पाए, उन्हें उचित लगा भी नहीं। पिताजी की खरी खोटी सुनकर वो अपने रास्ते निकल गए। अगर मधुर कुछ बोलती तो वो गलत होता, और वो पिताजी के सामने वैसे भी बोल नहीं सकती थी। और आज उसके पिता की असलियत माधव भैया को भी पता चल गई। वो इस बात से बड़ी ही दुखी हुई और उनकी बेइज्जती उससे सहन न हुई, मगर अपने पिता से क्या कहती। माधव भैया वो अपमान न भूले होंगे, और मधुर अब जब कभी रास्ते में दूर से माधव भैया को देखती तो नजरें चुराकर रास्ता बदल लेती। उसके बाद उसने किसी भी रक्षाबंधन पर माधव भैया को राखी नहीं भेजी। वो बात सालों उसके मन से न निकली, और पिताजी भी उस घटना को लेकर अक्सर उसको ताना देते रहे। ऐसी कि वो कभी भी कॉलेज में, उसके अलावा पिताजी कभी भी कॉलेज में राउंड लगाने आ पहुंचते, ये देखने की कहाँ खड़ी है, किससे बात कर रही है। एक दिन की बात है जब वो अपने किसी टीचर के कैबिन में उनसे किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गई थी। पिताजी की भी कॉलेज में शिक्षकों से अच्छी खासी पहचान थी। तभी पिताजी अचानक से कैबिन में आ धमके। उनको देखकर वो इतना घबरा गई कि उसका दिमाग ही थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ गया। घबराहट से उसने अपने ही पिताजी को हाथ जोड़कर नमस्ते बोल दिया। उसका चेहरा डर से लाल पड़ गया था। कैबिन में उनकी एंट्री के साथ ही वो बाहर निकल आई, मगर अपने शिक्षक के पास खड़े होने पे भी पिताजी आ गए तो उसे लगा जैसे कोई अपराध हो। उसे तो किसी से बोलना ही नहीं है। ये डर और दहशत इस कदर थी। पिताजी के लिए उनकी बेटी का शिक्षक के पास जाना एक सहज बात थी, मगर वो अब तक सही गलत का क्राइटेरिया समझ नहीं पाई थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी पिताजी कैसे रिएक्ट करेंगे। घर पर ही भाई बहनों को आपस में बातचीत करने की आज़ादी नहीं थी। वो कभी बात भी करते तो बहुत दबी हुई आवाज़ में बात करते थे, ताकि पिताजी के कानों में न पड़ जाए। अगर गलती से कभी पिताजी के कानों में आवाज़ पड़ गई तो समझ लो आज अर्थी ही उठ गई। एक दिन पिताजी किसी काम से बाजार गए थे। बच्चों ने कुछ राहत की सांस ली। सब इकट्ठे होकर बातचीत करने लगे। इतने दिन बाद मौका मिला था आपस में गप्पे मारने का। वो एक दूसरे को अपनी अपनी सुना रहे थे। उनको समय का ध्यान न रहा, और कब पिताजी घर वापस आ चुके थे उन्हें ये भी नहीं पता था। किसी बात पर आज मधुर बिल्कुल ठहाका लगाकर हंस पड़ी। इतने में उसकी नजरें सामने खड़े पिताजी की नजरों से मिली। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। मधुर सकपका गई। काटो तो खून नहीं। बाकी बच्चे सब एक पल में चूहों की तरह फुदक कर अपने बिल में समा गए। मधुर वहां पर स्टैचू बनकर रह गई। उन्होंने मधुर को बहुत ऊंची आवाज में झड़का, बेशरम, ये लड़की के लक्षण है इतनी जोर से हंसना। पूरे मोहल्ले में तेरी हंसी गुज रही है। मैं थोड़ी देर को घर से बाहर क्या निकला, तू तो आजाद हो गई है बिल्कुल। शर्म हया सब भूल गई। मधुर की आंखें नीचे हो गई। आंखों से अश्रुधार फूट पड़ी। और उसके पिता का एक नियम और था, चाहे रो धो मरो पर आवाज नहीं आनी चाहिए।